नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो हम DSSB के प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे थे। उनमें आज का जो हमारा पेपर है वो है DSSB TGT कंप्यूटर साइंस का। इसके हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे, 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसे हम आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और इसका जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन है 20, उन्हें हम कंप्लीट पहले ही कर चुके हैं। तो चलिए आज की अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन में बोला गया है भाई, ए ट्रेन पासेस टू ब्रिजेस ऑफ लेंथ 900 मीटर एंड 420 मीटर इन 75 सेकंड्स एंड 50 सेकंड्स रेस्पेक्टिवली। द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज। तो एक रेलगाड़ी है, वो 900 मीटर और 420 मीटर लंबे जो प्लेटफॉर्म है या फिर लंबे दो पुल हैं, उन्हें क्रमशः 75 सेकंड और 50 सेकंड में जो है पार कर जाती है। तो हमें बताना है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी और मीटर में हमें उसकी लंबाई बतानी है। तो हम मान लेते हैं भाई, जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितनी है, x मीटर है ना। हमने मान लिया कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितने मीटर है, x मीटर है। अब अगर कोई भी ब्रिज ट्रेन को पार करना है, मान लो ये पहला है 900 मीटर का ये ब्रिज है ना, ये पुल है। अगर इसे पार करना है तो क्या करना होगा, एक तो रेलगाड़ी को इस ब्रिज की लेंथ को पार करना होगा, प्लस अपनी लेंथ को पार करना होगा। अगर ये ट्रेन की लेंथ है इतनी और ये ब्रिज की लेंथ है इतनी, तो अगर इस पूरे ब्रिज को जो है कंप्लीट उसे पार करना है तो 900 मीटर तो ये चलने होंगे, प्लस x मीटर ये चलना होगा, है ना। अपनी जो है अपनी लंबाई भी चलनी होती है और जो पुल है उसकी लंबाई भी चलनी होती है, ट्रेन को एक पुल को कंप्लीटली पार करने के लिए। तो हमने माना कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, x मीटर है। अब 900 मीटर तो है भाई पुल की लंबाई, प्लस x मीटर है ट्रेन की लंबाई जो हमने मानी है। इन्हें पार करने में कितने सेकंड लगते हैं, 75 सेकंड लगते हैं। और ये किसके बराबर है, अगर जो दूसरा पुल है 420 मीटर का है और हमने ट्रेन की लंबाई कितनी मानी है, x मीटर, अब प्लस x, इसको पार करने में कितने लगते हैं, 50 सेकंड। अब इन दोनों को आपस में जो है बराबर रख के अब इनको सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा x की वैल्यू। तो ये किससे चला जाएगा, 25 से 75 और ये 25 दूनी 50। अब 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और 3 की मल्टीप्लाई इधर। तो 2 की 900 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1800 प्लस 2x बराबर ये हो जाएगा 3 की 420 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 0, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, ये आ जाएगा 1260 और प्लस के 3x। अब ये 2x है और ये 3x है ना। तो ये 2x इधर से आके कितने का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 3x में से 2x माइनस करोगे तो कितना बचेगा, x बराबर ये 1800 है और ये है 1260। जब इधर ये 1260 आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 18 में 100 में से अगर आप 1260 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 12 6 18 होते हैं 540, ये आ जाएगा 540 मीटर। क्योंकि हमने जो ट्रेन की लेंथ मानी थी वो कितनी मानी थी, x मीटर, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 540। तो ये जो ट्रेन की लंबाई आ गई हमारे पास कितनी आ गई, 540 मीटर। और यही हमें बताना था रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में। तो ये आ जाएगी हमारी 540 मीटर। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है भाई, पाइप ए एक टैंक को 20 घंटे में भर सकता है और पाइप बी जो है पूरी तरह टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को शुरू में 30 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है और फिर पाइप बी को जो है बंद कर दिया जाता है। पाइप ए ने टैंक को भरना जारी रखा, कुल कितने समय में टैंक जो है पूरी तरह से भर जाएगा, ये आपको बताना है। तो पाइप ए जो है वो भरने वाला है और वो कितना समय लेता है पूरे टंकी को भरने में, 20 घंटे। और पाइप बी जो है ये है खाली करने वाला, और ये पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेता है, 40 घंटे। ये है 40 घंटे लेता है, ये भरने वाला है, ये है खाली करने वाला। अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 40। तो जो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 20 दूनी 40, 2 यूनिट भरेगा पर घंटे, है ना। और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1 यूनिट, ये पर घंटे जो है 1 यूनिट वाली खाली करेगा। और जो पूरी टंकी है उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो है 40 यूनिट। तो इतनी वैल्यू जो है आपने निकाल ली, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं। दोनों पाइपों को शुरू में 30 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है। तो पाइप ए जो है भरने वाला पाइप है और पाइप बी जो है वो खाली करने वाला है, और शुरू के जो 30 घंटे हैं उसमें इन दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है।
तो अगर 1 घंटे में ए भरता है 2 यूनिट और 1 घंटे में बी खाली करता है 1 यूनिट, तो अगर दोनों को एक साथ खोलेंगे तो 1 घंटे में कितने यूनिट जो है टंकी में पानी भरा जाएगा? 1 यूनिट, क्योंकि ये प्लस के 2 हैं और ये माइनस के 1, तो प्लस के 2 और माइनस के 1 से 1 घंटे में कितने यूनिट पानी भरा जाएगा? 1 यूनिट। तो 1 घंटे में कितने यूनिट पानी भरा जाएगा? 1 यूनिट। ऐसे ही ये 30 घंटे तक एक साथ चलते हैं, तो 30 घंटे में कितना पानी भरा जाएगा? 30 यूनिट। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। 1 घंटे में अगर 1 यूनिट भरा जाता है तो 30 घंटे में भरा जाएगा 30 यूनिट। लेकिन टोटल जो टंकी है उसकी क्षमता है कितनी? 40 यूनिट की। तो 30 घंटे में 30 यूनिट भरा गया। अभी जो है टंकी कितनी खाली रहेगी? 10 यूनिट। 10 यूनिट और भरनी है। और 10 यूनिट कौन भरेगा? खोला गया और फिर पाइप बी को जो है बंद कर दिया गया, इस वाले पी को बंद कर दिया गया और पाइप ए ने टैंक को भरना जारी रखा। तो ये 10 यूनिट कौन भरेगा? ए भरेगा। और ए जो है 1 घंटे में कितने यूनिट काम करता है? 2 यूनिट। तो 10 यूनिट को काम करने में कितना समय लगेगा उसको? 5 घंटे, है ना। ये 10 यूनिट भरने में ए को लगेंगे 5 घंटे। तो हमें बताना है कुल कितने समय में टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। तो 30 घंटे तक तो दोनों ने मिलकर काम किया, प्लस 5 घंटे ये ए ने अकेले काम किया, तो टोटल 35 जो है घंटे में जो है टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4th ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ पाए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, एक वर्ग के अंदर एक वृत्त अंकित है। इस वृत्त के संकेंद्रित एक और वृत्त जो है वृत्त के भीतर खींचा गया है। इन दो वृत्तों द्वारा बनाई गई रिंग का क्षेत्रफल दे रखा है 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर और उनकी त्रिज्याओं के बीच का अंतर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। वर्ग की परिधि क्या होगी? अगर पाई की वैल्यू हमें क्या यूज करनी है? 22/7, है ना। तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। और अगर आप इसका डायग्राम देखें तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है और इसके बाहर है एक स्क्वायर, इस तरह से। ये स्क्वायर है इसके बाहर और इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 7, है ना, रेडियस के बीच का। तो इस प्रकार से ये जो है इसका अगर आप जो है डायग्राम बनाओगे तो इस प्रकार बनेगा कि एक वर्ग के अंदर एक वृत्त है, ये वर्ग हो गया, उसके अंदर ये वृत्त हो गया, इस वृत्त के संकेंद्रित एक और वृत्त है, इसके संकेंद्रित जो है एक और वृत्त है अंदर और खींचा गया है। इन दो वृत्तों द्वारा बनाई गई रिंग का क्षेत्रफल, और ये जो ये रिंग है, ये वाली जो एरिया है, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर और उनकी त्रिज्याओं के बीच का अंतर 7 सेंटीमीटर है ना। अगर इसकी त्रिज्या इतनी r है तो ये कितनी है पूरी? अगर देखें तो r + 7, क्योंकि इन दोनों की त्रिज्याओं के अंतर दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है? वर्ग की परिधि बतानी है। ये जो वर्ग है इसकी हमें परिधि बतानी है ना। तो इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखो, ये बाहर वाला जो सर्कल है, इस सर्कल के एरिया जो एरिया है उसमें से अगर हम ये अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो हमें इस रिंग का एरिया मिल जाएगा। और ये रिंग का एरिया किसके बराबर रख देंगे? 1540 के, क्योंकि वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो सबसे पहले जो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है πr²। तो अगर बड़े वाले जो सर्कल है उसकी रेडियस को हम कैपिटल R मान लें और जो छोटा वाला जो सर्कल है इसकी रेडियस को मान लेते हैं हम स्मॉल r। तो ये हो जाएगा πr² माइनस के πr²। ये कितना हो जाएगा? 1540, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है इस रिंग का क्षेत्रफल। अब पाई यहाँ से आ जाएगा कॉमन, तो ये हो जाएगा r² माइनस के r² बराबर 1540, ये आ गया। अब पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है? पाई की वैल्यू लेनी है हमें 22/7। तो r² माइनस के r², ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? a² माइनस b²। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? a + b और दूसरे ब्रैकेट में आता है a - b, है ना। a² माइनस b² का फॉर्मूला है। तो ऐसे ही r² माइनस के r² का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल R + r और एक ब्रैकेट में आ जाएगा कैपिटल R माइनस के r, और ये बराबर हो जाएगा 1540। और ये पाई इसके अपॉन में चला जाएगा और पाई की वैल्यू रखनी है हमें 22/7। 7 ऊपर जाके आ जाएगा गुणा का गुणा 7। अब इसकी जो है हम गुणा कर देंगे तो 11 दूनी 22 और 11 11 चौक 44 और 2 से 140 चला जाएगा 70 बार। तो ये कितना आ जाएगा? 70 × 7, है ना। तो ये r + r और r - r की वैल्यू आ जाएगी 70 × 7। अब
जो दोनों त्रिज्याओं के बीच का अंतर दे रखा है वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर, मतलब r माइनस आर की वैल्यू दे रखी है 7, तो r प्लस आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये है हमारे पास बचा था 70 गुणा 7, 70 गुणा 7, और ये r माइनस आर की वैल्यू दे रखी है 7, तो अपॉन में 7, ये 7 से 7 कैंसिल आउट, तो r प्लस आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 70 सेंटीमीटर, है ना। अब r प्लस आर की वैल्यू दे आ गई हमारे पास 70 सेंटीमीटर, और r माइनस के r की वैल्यू है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये r से r कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2r बराबर 70 में 7 जोड़ोगे आ जाएगा 77, और यहाँ से अगर आप कैपिटल R की वैल्यू निकालना चाहो तो 77/2 ये भी आ जाएगी, या फिर आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए, ये हो जाएगा 2r, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 77 सेंटीमीटर, ये आ गया आपके पास, है ना। अब आपको क्या बताना है, वर्ग की परिधि बतानी है। अब अगर आप डायग्राम को देखो तो ये जो सेंटर से जो होती है इसकी जो परिधि पे अगर कहीं से भी मिला दोगे तो वो दूरी जो होती है समान ही होती है ना। ये जो सर्कल है, ये अगर एक मान लो सर्कल है, इससे अगर आप कहीं भी परिधि को मिलाओगे तो ये रेडियस होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा बराबर ही होती है। तो अगर आप इसको यहाँ से मिलाओगे तब भी बराबर है, इसको यहाँ से मिलाओगे तब भी बराबर है। और ये अगर आप एक स्क्वायर मान लो, अगर ये इसकी वैल्यू ये है, तो ये अगर पूरी को मिला देंगे, मतलब अगर r की वैल्यू इतनी है और 2r की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये आ जाएगी वर्ग की भुजा, और 2r की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है 77, तो ये 77 क्या हुआ, इस वर्ग की भुजा हुई, एक भुजा हुई, है ना 77 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या निकालना है, वर्ग की परिधि निकालनी है, तो वर्ग की परिधि कितनी हो जाएगी, अगर एक भुजा की वैल्यू है 77, तो चारों भुजाओं की वैल्यू कितनी हो जाएगी 77 गुणा 4, तो 4 सत्ते 28 बचा 2, और 4 सत्ते 28 और 2 30, तो ये आ जाएगी 308 सेंटीमीटर। तो वर्ग की जो परिधि आ गई वो कितनी आ गई 308 सेंटीमीटर। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें दे रखा था 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर एक रिंग का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हमने बड़े वर्ग के जो क्षेत्रफल में से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटा दिया, इससे हमारी इस रिंग की वैल्यू आ गई, और वो दे रखी थी हमारे पास 1540। उससे हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, r प्लस आर की, क्योंकि r माइनस आर की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्याओं का अंतर 7 सेंटीमीटर, तो उससे हमारे पास आ गई r प्लस आर की वैल्यू 70 सेंटीमीटर, और r माइनस आर की वैल्यू थी 7 सेंटीमीटर। इससे हमने जो है कैपिटल R की वैल्यू निकाल ली, 2r की वैल्यू कितनी आ गई 77 सेंटीमीटर। और ये जो 2r की वैल्यू है, यही जो है किसकी वैल्यू है, ये जो आपका वर्ग है उसकी भुजा का मान है ना। 2r जो है वो किसके बराबर, वर्ग की भुजा के बराबर। और हमें जो है वर्ग की परिधि निकालनी थी, तो परिधि क्या होती है, चारों भुजाओं का योग। तो अगर एक भुजा की वैल्यू 77 सेंटीमीटर है तो चारों भुजाओं का मान क्या आ जाएगा 77 गुणा 4, या फिर 308 सेंटीमीटर। तो वर्ग की परिधि कितनी आ गई 308 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है भाई, एक वस्तु 1600 रुपए नगद या फिर 700 रुपए नगद अग्रिम भुगतान पर उपलब्ध है, जिसके बाद 310 की 3 मासिक किस्तें हैं। किस्त योजना के तहत ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या होगी अनुमानित, ये आपको बताना है, मतलब अप्रोक्स आपको वैल्यू बतानी है। तो एक वस्तु है 1600 रुपए की, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 1600 रुपए जमा करो और वस्तु को अपने घर ले जाओ, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि भाई आप 700 रुपए जमा करो और बाकी के जो रुपए हैं उन्हें जो है आप 3 बराबर किस्तों में जमा कर दो, और किस्त कितने की है 310 310 310 की, है ना। और उसके बाद आपको बताना है कि ब्याज की दर क्या है, ये आपको बताना है साधारण ब्याज की दर। तो जैसे आपने देखा होगा जब आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से मान लो मोबाइल ऑर्डर करते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो सारे का मान लो कि 10,000 का मोबाइल है तो 10,000 जमा करो और मोबाइल आपके पास आ जाएगा, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है EMI का, है ना, कि आप कुछ अमाउंट उसमें से जमा कर दो, बाकी की जो है किस्त बनवा लो, या फिर सारे का सारी जो है किस्ती बनवा लो, 10,000 की किस्त बनवा लो। वो आप पे डिपेंड करता है कि 6 महीने की किस्त बनवानी है, 1 साल की किस्त बनवानी है। इस प्रकार से आपने देखा होगा अलग अलग ऑप्शन होते हैं। तो सेम कहानी यहाँ पर है कि कोई वस्तु 1600 रुपए की है, या तो आप उसको 1600 रुपए दो और अपने घर ले जाओ, या फिर 700 रुपए जमा करो और बाकी के जो बचे हुए रुपए हैं उनको 3 बराबर किस्तों में भुगतान कर दो, है ना। तो 1600 रुपए की राशि थी, 700 रुपए आपने क्या कर दिया
जमा कर दिया 1600 में से, तो बचे कितने आपके पास 900 रुपये बचे। अब 900 रुपये को जो है 3 किस्तों में जमा करना है, 310 310 310 की। तो सबसे पहले महीने 900 रुपये बचे आपके, है ना। 900 रुपये में से 310 की एक किस्त चली गई, तो अब आपके पास कितना जो मूलधन बचा जिस पे आपको ब्याज देना है वो कितना बचेगा, 900 में से 310 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 590। अब ये दूसरी किस्त दे दी आपने 310 रुपए की, तो अब कितना बचा, ये बचा 280। अब तीसरी किस्त और दे दी 310, और अब आपका जो है पूरा जो उधारी है वो चुकता हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। तो अगर आप इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 0, 9 8 17 का 7 बचा 1, 2 और 1 3, 3 5 8, 8 और 9 17, ये कितना आ जाएगा 1770, है ना। ये इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब भाई सबसे पहले जो है 1600 रुपए में से 700 रुपए तो आपने जमा कर दिए, अब कितने रुपए बचे 900। तो सबसे जो पहला महीना होगा उसमें आपको 900 रुपए पर ब्याज देना होगा, तो सबसे जो फर्स्ट महीना है 900 रुपए पर ब्याज देना होगा, तो ये कितना हो जाएगा मूलधन, है ना, 900 रुपए गुणा दर आपको निकालने, गुणा समय कितना है 1 महीना बटे 100, क्योंकि 1 महीने की बात हो रही है तो नीचे 12 से भी गुणा करेंगे, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है। प्लस पहले महीने की कहानी हो गई है, तो प्लस अब आते हैं दूसरे महीने पर। दूसरे महीने जो है आपने 300 रुपए तो जमा कर दिए थे, 310 रुपए पहली किस्त, तो अब आपका जो मूलधन बचा था 590 रुपए, अब आपको 590 रुपए पर ब्याज देना है दूसरे महीने, तो ये हो जाएगा 590 गुणा दर गुणा समय बटे 100 गुणा 12। अब आती है तीसरे महीने की बात, तो तीसरे महीने जो है 590 में से दूसरे महीने आपने 310 की किस्त दे दी थी, अब जो तीसरा महीना बचा अब 280 रुपए पर ब्याज देना है तीसरे महीने, तो ये हो जाएगा 280 गुणा दर गुणा समय बटे 100 गुणा 12, और ये किसके बराबर है, ये सारी वैल्यू बता रहा है साधारण ब्याज के। तो साधारण ब्याज कितना है टोटल अगर आप देखें तो 1600 रुपए में से 700 रुपए तो आपने नगद जमा कर दिए, प्लस 310 310 310 की 3 किस्तें दी, तो अगर आप इनको तीनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 930, तो 930 प्लस 700 कितना हो जाएगा 1630, है ना। आपको जो जमा करने थे वो करने थे 1600 रुपए, लेकिन किस्तों को और इसको नगद भुगतान को मिलाकर हो रहे हैं आपके पास 1630 रुपए। तो ये जो 30 रुपए एक्स्ट्रा हैं वो किस वजह से हैं, साधारण ब्याज की वजह से हैं, है ना। तो ये 30 रुपए क्या हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा या फिर सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो भाई अगर आप यहाँ से कॉमन देखो तीनों में से, तो ऊपर क्या कॉमन आ जाएगा आर अपॉन, नीचे कॉमन आ जाएगा 100 गुणा 12 या फिर 1200, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 900 प्लस 590 प्लस 280, और ये किसके बराबर है 30 के बराबर है, साधारण ब्याज के बराबर है। अब ये भाई आर यहाँ पर है और 1200 इधर जाके किसका हो जाएगा गुणा का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर, और ब्रैकेट में क्या है 900 प्लस 590 प्लस 280, तो 900 590 280 जोड़ के कितना आया 1770, तो ये हो जाएगा 1770 बराबर 30, और 1200 इधर जाके हो जाएगा गुणा का। अब ये आर बराबर 30 गुणा 1200 बटे 1770, अब ये 0 से 0 और 3 से 3 पंजे 15 बचा 2, 3 पंजे 15, हाँ बचा 2 और 3 नम 27, ये आ गया 59, तो 1200 बटे 59 कितना आया आपके पास आर की वैल्यू 1200 बटे 59। अब 59 से जो है 1200 को भाग करनी है, तो अगर सपोज करो 59 की जगह यहाँ पर क्या होता है 60, है ना, 60 होता तो ये कितनी बार चला जाता, ये 20 बार चला जाता लगभग, है ना। अगर 59 की जगह यहाँ पर नीचे क्या होता 20 होता, सॉरी 60 होता, तो कितनी बार चला जाता, ये चला जाता 20 बार, पूरा पूरा कंप्लीट हो जाता। तो जो आंसर होगा हमारे पास 20 के आसपास होगा, और 20 से थोड़ा सा प्लस आंसर होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि नीचे संख्या अगर छोटी है तो आंसर आता है बड़ा, और नीचे अगर संख्या बड़ी है तो आंसर आता है छोटा। तो हमने माना था कि मान लो कि 59 की जगह 60 है, तो अगर हम 59 की जगह 60 रखेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, तब वैल्यू आएगी हमारे पास 20। लेकिन अगर हम 60 से थोड़ा सा कम रख रहे हैं 59, तो कितनी वैल्यू आएगी 20 से थोड़ी सी ज़्यादा। तो 20 से थोड़ी सी ज़्यादा कौन सी वैल्यू है, ये है आपके पास 20.3, तो थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अब आप कहेंगे
क्या 20 से ज़्यादा तो 20.8 भी है, लेकिन हमें 20 से बहुत थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा लेनी है और वो क्या है 20.3%, इसलिए थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट में जो है वैल्यू बतानी थी, तो इसलिए आपको जो है अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेना है, कैलकुलेशन को अपनी आसान करना है। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, साधारण ब्याज पर 3.5 वर्षों के लिए निवेश की गई एक निश्चित राशि 6,747 होती है और 5 वर्षों के लिए समान प्रतिशत वार्षिक दर से 7,410 होती है। वार्षिक ब्याज की आपको दर बतानी है। समझ गए क्वेश्चन को कि साधारण ब्याज पर 3.5 वर्षों में जो है मूलधन प्लस ब्याज मिला के कितना हो जाता है 6740, और 5 वर्षों में मूलधन प्लस ब्याज मिला के हो जाता है 7410। हमें ब्याज की दर बतानी है ना, आर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर आप यहाँ पर देखो, ये है 3.5 साल और फिर है 5 साल, गैप कितने का है 1.5 साल का, 1.5 साल का गैप है, और 1.5 साल में जो है राशि कितनी बढ़ गई 6747 से कितनी हो गई 7410। तो अगर आप 7410 में से 6747 माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा, 10 में से 7 माइनस करोगे 3, यहाँ बचा 10, 10 में से 4 माइनस करोगे 6, यहाँ बचेगा भाई कितना 3, 13 में से 7 माइनस करोगे 6, 663, 663। और ये 663 क्या आया, ये आया साधारण ब्याज की वैल्यू 1.5 साल, 1.5 साल का जो साधारण ब्याज आया वो कितना आया 663 रुपए। इतनी बात आप समझ गए होंगे, 1.5 साल का साधारण ब्याज हमारे पास आ गया 663 रुपए। तो यहाँ से अगर हम 1 साल का ब्याज निकालना चाहें तो बड़ा आसान है, निकाल सकते हैं। 1.5 क्या होता है, 1.5 होता है 3/2, 3/2 की वैल्यू होती है 1.5, है ना। तो 3/2 की वैल्यू ही मान लेते हैं यहाँ पर हम, 3/2 साल का, 3/2 ईयर्स का साधारण ब्याज कितना है 663 रुपए। यहाँ से अगर हम 1 साल का साधारण ब्याज निकालना चाहें तो निकाल लेंगे 663/3, और नीचे ऊपर चला जाएगा गुणा में 2, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 ही करना 3। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 442 रुपए। 1 साल का साधारण ब्याज कितना आ गया आपके पास 442 रुपए, है ना। हमें ब्याज की क्या निकालनी है, दर निकालनी है। तो 1 साल का साधारण ब्याज है 442 रुपए, और 5 साल का कितना हो जाएगा, तो 5 से अगर आप गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21, बचा 2, 5 चौक 20 और 2 22। तो अगर 1 साल का साधारण ब्याज 442 है तो 5 साल का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 2210, और 2210 जो है इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें जो है मूलधन प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये 7410 किसकी वैल्यू है 5 सालों में साधारण ब्याज प्लस मूलधन की वैल्यू है। तो अगर इसमें से 7410 में से हम 2210 माइनस कर देंगे तो हमें मूलधन की वैल्यू मिल जाएगी आसानी से। तो 7410 है ये, इसमें से हम 2210 माइनस कर देंगे तो 0 0 2, और 7 में से 2 माइनस करोगे 5। तो आपका प्रिंसिपल या फिर मूलधन कितना आ जाएगा, ये मूलधन कितना आ गया 5200 रुपये, और आपका जो है 1 साल का साधारण ब्याज कितना है सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना निकाला था हमने 442 रुपये। इससे हम अपनी दर निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है 442 बराबर मूलधन कितना है 5200, गुणा दर हमें निकालनी है, गुणा समय कितना 1 साल बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब ये आर की वैल्यू निकालनी है तो कितनी हो जाएगी 442 के अपॉन 52। तो अगर अब 52 से 442 को भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, ये चला जाएगा भाई कितनी बार 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 1 41, 8 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा, तो 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40 और 41, तो कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करोगे तो 12 में से 6 माइनस करोगे 6, और यहाँ बचा 3, 3 में से 1 माइनस करोगे 2, और अगर आप यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लोगे तो कितनी बार चला जाएगा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 1 26, 5 बार चला जाएगा। तो ये कितनी वैल्यू आ गई आर की, आर की वैल्यू आ गई 8.5%। तो दर की जो वैल्यू आई वो आई 8.5%। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है भाई, 31 सेंटीमीटर और 53 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 2 ठोस धातु के लंब वृत्ताकार शंकु तथा उनके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। प्रत्येक को पिघलाकर एक ठोस गोले में ढाला जाता है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। 2 शंकु हैं, एक ये है और ये एक ये है।
पहले की हाइट कितनी दे रखी है 31 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है 21 सेंटीमीटर। दूसरे की हाइट दे रखी है 53 सेंटीमीटर, और इसकी भी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। और अब इन दोनों को जो है पिघला के क्या बनाया जाता है, वृत्त बनाया जाता है, ठोस गोला बनाया जाता है। तो हमें क्या बताना है, ठोस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। तो समझ गए आप क्वेश्चन। तो आपको जो H1 दे रखी है वो कितने दे रखी है 31 सेंटीमीटर। आपको जो H2 दे रखी है वो कितनी दे रखी है 53 सेंटीमीटर, 53 सेंटीमीटर। और रेडियस दोनों की कितनी है, वो है 21 सेंटीमीटर। तो अब दोनों वृत्ताकार शंकु को जो है पिघलाया जाता है। तो अगर शंकु का आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखोगे, सॉरी आयतन का, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का जो आयतन होता है वो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। तो इससे जो है हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे जब इन दोनों को पिघलाया जाता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर तो कॉमन है क्योंकि आर की वैल्यू दोनों जगह बराबर है। H1, तो H1 कितना है 31 प्लस H2 कितना है 53, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हमें क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 21 है, आर की वैल्यू 21 है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 441। तो रख ही लेते हैं साथ के साथ, ये आ जाएगा 441। और ये 31 प्लस 53 कितना हो जाएगा 50 30 80 4 84, ये आ जाएगा 84। और ये किसके बराबर आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों को पिघलाकर क्या बनाया जाता है, एक ठोस गोला बनाया जाता है। और गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये किसके बराबर आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, इसके बराबर आ जाएगा। इससे जो है हमारी गोले की क्या निकल जाएगी, रेडियस निकल जाएगी। तो पाई से तो पाई कैंसिल आउट, अपॉन 3 से अपॉन 3 कैंसिल आउट। तो अब क्या बचा, 4 से आप इसको कर देंगे 4 दूनी 8, 4 ही कहना 4। तो ये बचा 441 गुणा 21, और ये किसकी वैल्यू है आर क्यूब की। तो यहाँ से हमारी आर की वैल्यू निकल जाएगी। अगर आर क्यूब की वैल्यू 441 गुणा 21 है तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21, क्योंकि ये था आर स्क्वायर और ये है आर, तो ये आर क्यूब की वैल्यू थी। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। तो आपका जो वृत्त बना, जो गोला ठोस गोला बनाया आपने, उसकी त्रिज्या कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको क्या बताना है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। तो गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आर की वैल्यू कितनी है 21 सेंटीमीटर, इसको हम 4 पाई आर स्क्वायर में रख देंगे। तो ये हो जाएगा 4 पाई की वैल्यू, क्योंकि पाई में ही आंसर दे रखा है तो पाई को ऐसे ही रहने देते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी है 21, तो 21 का स्क्वायर होता है 441। तो ये कितना हो जाएगा 4 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17 17 पाई। तो आपका जो गोला है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ गया 1764 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, ए एक निश्चित काम 14 दिन में कर सकता है, बी ए से 33 सही 1/3% कम कुशल है। दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले ही काम को छोड़ दिया, और बी ने जो है काम को खत्म करने तक जारी रखा। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो अगर आप यहाँ से देखें कि ए निश्चित काम को 14 दिन में कर सकता है, और बी जो है ए से 33 सही 1/3% जो है कम कुशल है। तो 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/3। तो ये अगर ए है और ये बी है, तो बी जो है ए से 33 सही 1/3% जो है कम कुशल है। तो अगर ए 3 काम करता है तो बी कितना काम करेगा, सिर्फ 2 यूनिट काम करेगा। ये इनकी जो है क्षमताओं का अनुपात आ गया कि ए अगर एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो बी एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा, क्योंकि बी ए से 33 सही 1/3% कम कुशल है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो इससे हमें पता चल गया कि ए की एफिशिएंसी है 3 और बी की एफिशिएंसी है 2। अब आगे चलते हैं, ए एक काम को 14 दिन में कर सकता है। तो ए अगर एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो, और उसे जो है कंप्लीट काम को करने में कितने दिन लग रहे हैं, 14 दिन लग रहे हैं। तो पूरा काम कितना होगा 14 गुणा 3, 42 यूनिट। अगर ए को एक काम को कंप्लीट खत्म करने में 14 दिन लग रहे हैं और वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो टोटल काम कितना होगा 14 या 42 यूनिट काम होगा टोटल।
अब आगे चलते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम को छोड़ दिया। तो जब दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और ए ने जो है जब काम कंप्लीट होने वाला था उससे पहले ही 2 दिन पहले ही काम को छोड़ दिया, और जो बाकी के 2 दिन काम है वो किसने किया, बी ने किया और काम को कंप्लीट कर लिया। तो बी का 2 दिन का काम कितना होगा, बी के 1 दिन का काम है 2 यूनिट, तो बी के 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट काम जो है लास्ट का बचा हुआ है वो सिर्फ बी ही करेगा। तो टोटल काम कितना था, 42 यूनिट। 42 यूनिट में से बाद के जो 4 यूनिट काम है वो बी करेगा। तो इसमें से जो है हम 4 यूनिट अगर आप माइनस कर दें तो वो कितना बचेगा, 38 यूनिट। और ये जो 38 यूनिट काम है वो ए और बी दोनों ने मिलकर किया है ना। ए और बी ने 38 यूनिट काम मिलकर किया और बाकी के 2 दिन जो है सिर्फ बी ने काम किया। और बी 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है तो 2 दिन में करेगा कितना, 4 यूनिट काम। तो 38 + 4 42। इस प्रकार से काम आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो हमें बताना क्या था भाई, पूरा काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो 38 यूनिट काम ए और बी मिलकर करते हैं। तो ए करता है 3 यूनिट काम 1 दिन में, बी करता है 2 यूनिट काम 1 दिन में, और काम कितना करना है, 38 यूनिट। तो इन्हें कितने दिन लगेंगे, तो 38/3 + 2 5। तो ये कितनी बार चला जाएगा, 5 7 35, बचा कितना, 3/5। तो 7 सही 3/5 दिन लगेंगे इन दोनों को मिलके 38 यूनिट काम पूरा करने में। प्लस बाद के 2 दिन कौन करता है, बी काम करता है। हमें बताना था कि पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो 7 सही 3/5 दिन तो ये लगेंगे, प्लस 2 दिन और लगे जो बी को लगे। तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे, 7 + 2 9 सही 3/5 दिन। इन दिन में जो है 9 सही 3/5 दिनों में काम आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सही। ये क्या है भाई, 9 सही 3/5, ये इस प्रकार से है 9 सही 3/5, ऐसे ही 8 सही 1/4। इस प्रकार से है आपके क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसमें कंफ्यूज मत हो। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ए और बी 2/3 अनुपात 3/8 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। तो ए और बी का अगर हम रेशियो देखें तो ए कितनी यूनिट जो है पूंजी लगाता है, 2/3, और बी 3/8। अगर आप इन दोनों की जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 3 तिया 9। तो ए और बी का अनुपात कितना आ जाएगा, 16:9। ए और बी का अनुपात आ जाएगा 16:9। इतनी लाइन की जो है हमने सिंप्लीफाइड करके क्या लिख लिया, 16:9 इसको, है ना। अपनी पूंजी निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी 50% कम कर दी। तो ए की टोटल पूंजी थी 16, 50% कम कर दी, तो बाद के जो 8 महीने लगेंगे वो सिर्फ 8 यूनिट पूंजी लगेगी। तो शुरू में जो है 16 यूनिट थी, तो 16 यूनिट कितने महीने के लिए लगी, 4 महीने के लिए। और बाद के जो 8 महीने हैं उसके लिए सिर्फ 50% पूंजी लगी, क्योंकि 50% तो इसने निकाल ली। तो ये 16 का 50% 8, तो ये हो जाएगा। अब आते हैं बी पर। बी की जो है 9 यूनिट पूंजी थी और बी ने अपनी पूंजी का 1/3 बढ़ा दी। 4 महीने के बाद जो है बी ने अपनी पूंजी का 1/3 बढ़ा दिया। तो 4 महीने तक तो 9 यूनिट लगी रही, लेकिन जो 4 महीने के बाद के जो 8 महीने बचे, क्योंकि 1 साल होता है 12 महीने का, 12 महीने में से 4 महीने तो 9 यूनिट पूंजी लगी रही, और 4 महीने के बाद मतलब 8 महीनों के लिए उसने क्या किया, अपनी पूंजी 1/3 बढ़ा दी। तो 9 का 1/3 कितना होता है, 3 यूनिट पूंजी बढ़ा दी। तो पहले थी 9 यूनिट, अब बढ़ा के 3 यूनिट कितनी हो जाएगी, 12 यूनिट। और 12 यूनिट कितने समय के लिए लगाएगा, वो 8 महीने के लिए लगाएगा। तो 1 वर्ष के बाद 39 लाख के कुल लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा, ये आपको बताना है ना। तो 16 चौका 64 और 8 अट्ठे 64, और 64 को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 128। तो ए की कुल पूंजी कितनी हो जाएगी, 128। ऐसे ही 9 चौक 36 और 12 अट्ठे 96, इसको जोड़ देंगे तो 6 6 12, 9 3 12 और 1 13। तो इन दोनों की पूंजी का अनुपात कितना आ जाएगा, 128 अनुपात 132। ये किससे चला जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 4 तिया 12। तो ए और बी की जो पूंजी का अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 32:33। अगर आप इनको जोड़ दोगे तो 32 + 33 कितना हो जाएगा, 65। तो 65 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 39 लाख, है ना। 65 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 39 लाख। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, बी का हिस्सा निकालना है। तो बी की वैल्यू कितनी है, 33। आपको 33 यूनिट की वैल्यू निकालनी है।
65 यूनिट की वैल्यू है 39 लाख, आपको 33 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो इसको ऐसे लिख लेंगे भाई, ये हो जाएगा 39 लाख अपॉन 65, और आपको 33 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 13 से चला जाएगा, 13 पंजे 65 और 13 तिया 39, और ये 5 से चला जाएगा, 5 छंग 30, तो ये बचेगा 1 2 3 4, 60,000 गुणा 33, ये आ जाएगा आपके पास 60,000 गुणा 33। अब इसके गुणा कर लेंगे तो 6 तिया 18 और 6 तिया 18 और 1 19, और आगे कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 19.8 लाख आपकी वैल्यू आ गई। जो बी को हिस्सा मिलेगा वो कितने मिलेगा, 19.8 लाख, क्योंकि लाख में ऑप्शन दे रखे हैं तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। 19.8 लाख जो है वो बी का हिस्सा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, जब 1529, 2178 और 2886 को सबसे बड़ी संख्या n से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल r होता है। हमें 3n-2r की जो है वैल्यू बतानी है ना। जैसे कि मान लो ये है 1529 और ये है 2178 और ये है 2886। इन सबको जब n से बड़ी संख्या n से डिवाइड किया जाता है तो हर मामले में शेष क्या बचता है, r बचता है। तो अगर हम इसमें से r माइनस कर दें तो ये जो है पूरा पूरा n से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसमें से हम r माइनस कर दें तो ये भी पूरा पूरा n से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसमें से हम r माइनस कर दें तो ये भी पूरा पूरा जो है n से डिवाइड हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर 1529 में से हम r माइनस कर दें तो ये जो संख्या है पूरी पूरी n से विभाजित हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है। अब हम क्या करेंगे भाई, 1529, 2178 और 2886 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, महत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो निकालने का तरीका क्या होता है, 2886 में से आप माइनस करो 2178, तो ये कितना हो जाएगा, 16 में से 8 माइनस करोगे 8, यहाँ बचा कितना भाई, यहाँ बचेगा 0, और यहाँ बचा 8 में से 1 माइनस करोगे 7, ये 708 आ गया। अब 2178 में से आप 1529 को माइनस करो, कितना आ जाएगा, सॉरी 29, तो 18 में से 9 माइनस करोगे 9, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 2 माइनस करोगे 4, यहाँ से अगर ये हो जाएगा 11, 11 में से 5 माइनस करोगे ये आ जाएगा 6, ये आ गया 708, ये आ गया 649। अब 708 में से 649 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 18 में से 9 माइनस करोगे 9, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा आपके पास 9, 9 में से 4 माइनस करोगे 5, तो ये आ गया 59। ये 59 क्या आ गया, ये 59 इन तीनों का क्या आ गया, एचसीएफ आ गया, है ना। तो एक तो तरीका होता है कि आप इनके गुणनखंड करो, बेसिक तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि इनका जो है डिफरेंस लेते चले जाओ और उससे आपका एचसीएफ आ जाता है। तो इन तीनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा। तो अगर 1529 में से आप जो है r माइनस करोगे तो ये जो है 59 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, है ना। तो इससे हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं 3n-2r की। तो ये 59 इनका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। अब एक काम करेंगे हम, 1529 को अगर आप 59 से भाग करोगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, 6 ते 18, 2 बार, 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार चला जाएगा, 2 9 18, बचेगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11। तो 12 में से 8 माइनस करोगे 4, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 माइनस करोगे 3, और ये 349, और 6 छंग 36, 6 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार चला जाएगा, 5 नाम 45 का 5 बचा 4, 5 पंजे 25, 4 29, 5 बार चला जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 295। अब 349 में से 295 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 49 तो बहुत है और 5 ये हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 54, तो कितना आ जाएगा 54। तो अगर आप 1529 में से 54 माइनस करोगे तो ये किससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 59 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही आप सब में रखोगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी आर की। तो ये जो 54 वैल्यू आई, ये जो 54 है, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आर की, और एन की वैल्यू क्या है भाई, एन की वैल्यू है 59। अब आर और एन की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो हमें जो है अपना आंसर मिल जाएगा, है ना। तो 3n, तो ये हो जाएगा 3, एन की वैल्यू कितनी है, एन की 59 गुणा 59 माइनस के 2, और आर की वैल्यू है 54। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 नम 27, 3 पंजे 15 और 2 17, माइनस के 2 चौक 8, 2 पंजे 10,
तो 177 में से 108 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 17 में से 8 माइनस करोगे 9, यहाँ बचा 6, तो ये आएगा 69 आ जाएगा, है ना। तो 69 हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो समझ पाए होंगे, क्योंकि भाई 1529, 2178 और 2886 में से जो है अगर बड़ी से बड़ी संख्या n से विभाजित करने पर r शेषफल बच रहा था। तो इसका कहने का मतलब ये था कि अगर इन संख्याओं में से r माइनस कर दें और n से डिवाइड करें तो ये पूरी पूरी n से डिवाइड हो जाएगी। तो हमने 1529, 2178 और 2886 का क्या लिया, SCF निकाल लिया, है ना। तो SCF निकाला तो वो कितना आ गया, 59। तो अगर हम 1529 को 59 से भाग करेंगे तो क्या मिला हमें, जो शेषफल मिला वो मिला 54। तो अगर आप पहले ब्रैकेट को देखो कि 1529 में से अगर आप 54 माइनस कर दो तो ये 59 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इससे हमारे पास n और r की वैल्यू आ गई, उन दोनों वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया और हमारा आंसर आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है भाई, एक कार 45 मिनट में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, अगले 40 मिनट 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगले 35 मिनट x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 72 सही 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो 45 मिनट चलती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगले 40 मिनट चलती है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 35 मिनट की स्पीड से चलती है, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। और पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 72 सही 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये आप जो है एवरेज वाले क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। जैसे एवरेज का मैंने आपको तरीका बताया कि एक तो होता है बेसिक मेथड, दूसरा होता है शॉर्ट मेथड। तो उससे जो है आप इस x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे भाई, तो ये जो 80 है ये 72 सही 1/4 से कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 7 सही 3/4, इतना ज़्यादा है। और ये जो 48 है ये 72 सही 1/4 से कितना कम है, तो ये कम है 48 2 50 20 4 24 सही 1/4, ये इससे इतना कम है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 7 चौक 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा 31/4। और अगर हम 45 पर देखेंगे गुणा 45 तो ये कितना हो जाएगा 31 की, अगर आप 45 से गुणा करोगे 45 31 कितना आ जाएगा 5 4 3 5 15 3 चौक 12 और 1 13, 5 5 4 9 1395। और अगर आप 4 से भाग करोगे तो कितना जाएगा 4 3 12 बचा 1, 4 चौक 16 बचा 3 बचेगा ये 5, 4 8 32। तो लगभग 348 आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस ज़्यादा कितना 348। ऐसे ही ये 24 चौक 96 और 1 97, ये कितना हो जाएगा 97/4 और गुणा 40, तो 4 से 10 पार ये आ जाएगा 970। अब भाई ये है प्लस के 348 और ये है माइनस के 970। तो 970 में से 348 माइनस करोगे तो 10 में से 8 माइनस करोगे 2, 6 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 2 और 9 में से 3 6, तो ये बचेगा 622 माइनस के 622। अब अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो इधर प्लस 622 करना पड़ेगा, है ना। तो और ये जो 622 हैं वो कितने में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, 35 में बटेंगे। तो 622 को अगर आप 35 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, एक बार चला जाएगा 35 है ना, 35 बचेगा कितना, 12 में से 5 माइनस करोगे 7 और यहाँ बचा 5, 5 में से 3 माइनस करोगे 2 और ये आ जाएगा 2। तो ये कितनी बार चला जाएगा भाई, ये चला जाएगा 8 5 40 8 3 24 4 28, 8 बार चला जाएगा क्योंकि 8 बार जाके हो जाएगा 280। तो लगभग 8 बार चला जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। तो ये जो 18 है उसे हमें एवरेज में प्लस करना पड़ेगा। एवरेज हमें कितना दे रखा था 72 सही 1/4 या फिर 72.25, ये हमें एवरेज दे रखा था। हमें इसमें क्या करना पड़ेगा 18 जोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप 72.25 में 18 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90.25। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ऐसा क्यों आया भाई 90.25, पूरा पूरा 90 क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ हमने 348 ही लिखा था, इसके पॉइंट के बाद भी कुछ नंबर आता लगभग 75, 348.75 आता, लेकिन हमने लिया कितना था सिर्फ 348 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली थी जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो सके, इसलिए ये वैल्यू आई हमारे पास 90.25। इसलिए 90 जो है सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका
करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट टीजीटी कंप्यूटर साइंस के। तो इसके हमने मैथ्स के भी 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, और ये पेपर हमारा हो चुका है कंप्लीट। कल जो है हम एक नया पेपर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो वो मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल, और चैनल का नाम है पेपर 1 बाई शिवम चौहान पर। तो मिलते हैं कल को एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।